हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से हम इसे जानेंगे। हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब हम बात ये कर रहे हैं कि जब पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश किया जाता है, जब पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश होता है, तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इस्टेब्लिश हो जाती हैं। ठीक है ना? पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इस्टेब्लिश हो जाती हैं। वो कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से पार्टीज़ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा? वो कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएंगी? एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज मान लिया जाएगा, ख़त्म मान लिया जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड व्हेन ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय इट कम्स टू एंड। कब उनके जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं बिटवीन पार्टीज़ वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके कई तरीके हैं जिसके माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। हम एक एक करके उन तरीक़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तरीका आता है बाय परफॉर्मेंस। बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल है। ए ने कहा कि वह अपनी कार बी को 10 लाख रुपए में बेचने की बात करता है। बी भी इस बात पर तैयार हो जाता है। तो भाई अगर अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या क्रिएट हुआ? यह क्रिएट हुआ कि ए के द्वारा कार बी को डिलीवर की जाएगी और बी के द्वारा पैसे मनी ए को हैंड ओवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर दोनों पार्टीज़ अपनी परफॉर्मेंस, अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफ़िल कर देती हैं, तो इसका मतलब वो बहुत क्लियर है कि उनकी जो लायबिलिटीज़ है कॉन्ट्रैक्ट की वो ख़त्म हो गई, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, परफॉर्म हो चुका है। तो परफॉर्मेंस एक बेस्ट तरीका है अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने का। और जो यहाँ पर एग्जाम्पल बताया मैंने आपको वो था एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में। मैं आपको बता दूं, परफॉर्मेंस से रिलेटेड पूरा एक लेसन कई पॉइंट्स में डिवाइड करते हुए हमने कई वीडियो क्लास परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लेसन के रिगार्डिंग यहाँ पर हम बता चुके हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल रखते हैं। ए और बी में एग्रीमेंट हुआ। ए और बी के बीच में यहाँ पर यह एग्रीमेंट हुआ कि ए के द्वारा गुड्स बी को डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर एक सर्टेन डे फिक्स कर लिया। अब ए जब गुड्स लेकर ए अपनी तरफ से परफॉर्म करने गया, जब ए गुड्स डिलीवर करने बी के यहाँ गया तो बी ने गुड्स लेने से क्या कर दिया? तो बी ने यहाँ पर गुड्स रिसीव करने से मना कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पर ए ने अपनी तरफ से परफॉर्म तो करा, ए ने अपनी तरफ से परफॉर्म करने का अटेम्प्ट करा, ट्राई करा, जिसको बी के द्वारा रिफ्यूज़ कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो ए है उसकी जो लायबिलिटी थी अपनी परफॉर्मेंस के रिलेटेड वो कंप्लीट हो गई है। अब ए को आप परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं बता सकते हैं। तो परफॉर्मेंस भी एक तरीका है जिसके माध्यम से पार्टीज़ अपनी लायबिलिटी से फ्री हो सकती हैं, चाहे वो एक्चुअल हो या फिर अटेम्प्ट टू परफॉर्मेंस हो। अगला बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इस पॉइंट को समझने से पहले आपको इन सभी पॉइंट्स को समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोवेशन, अल्टरनेशन, रेसेशन और रेमिशन। एक एक करके समझाती हूँ, बहुत आसान तरीके से समझ जाओगी। नोवेशन, भाई बात हो रही है पार्टीज़ के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। अब इस प्रकार के एग्रीमेंट से जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो सब्सिट्यूट कर जाएगा और न्यू कॉन्ट्रैक्ट एराइज हो जाएगा। पहले बात करती हूँ नोवेशन के एग्जाम्पल की। ए जो है वो एक क्रेडिटर है, उसने यहाँ पर बी इस डेप्टर को पैसे उधार दे रखे हैं। ए इस क्रेडिटर ने इस डेप्टर को पैसे उधार दे रखे हैं, 10,000 रुपये उधार दे रखे हैं। यहाँ पर सी के साथ में मिलकर ए, बी और सी ये तीनों आपस में ये एग्रीमेंट करते हैं कि यह जो सी है वो इस बी के बिहाफ पर आकर, इस बी की जगह पर आकर सी पैसा पे कर देगा। अब यहाँ पर यह जो एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच में, अब इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर पार्टीज़ क्या हो गई?
यहाँ पर पार्टीज चेंज हो गई, इनके बीच में यह एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है। पार्टीज चेंज हो गई, क्यों चेंज हो गई? क्योंकि जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया और एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट एराइज हो गया। कैसे? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, ए और बी के बीच में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था। अब यहाँ पर बी की जगह पर सी आ गया पेमेंट करने के लिए, तो अब ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में बन गया है। क्लियर है? पार्टीज चेंज हो गई, म्यूचुअल एग्रीमेंट के माध्यम से हुआ है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और न्यू कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हो गया। हम इसे कहते हैं नोवेशन। और यह भी एक तरीका है जिसके माध्यम से पार्टीज अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट था ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, अब वो ख़त्म हो चुका है, तो उनकी परफॉर्मेंस, उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम अल्टरनेशन की। अल्टरनेशन क्या होता है भाई? पार्टीज के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं। ए जो है वो एक क्रेडिटर है, उसने इस बी को 10,000 रुपये उधार दिए थे। क्लियर है? यहाँ पर जो बी है और ए यह एग्रीमेंट करते हैं कि बी 10,000 रुपये की जगह पर अपनी प्रॉपर्टी ए के पास में गिरवी रख देगा। अब यहाँ पर पार्टीज तो सेम है, अब यहाँ पर इसमें पार्टी सेम है, लेकिन जो उनके बीच में टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इनके बीच में, वो चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले इनके बीच में टर्म था 10,000 रुपये, जिसको हम उन्होंने चेंज करके प्रॉपर्टी में तब्दील कर दिया, प्रॉपर्टी गिरवी रखने के कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में यह अल्टरनेशन कहलाएगा, जिसमें पार्टीज़ में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है और जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज हो चुकी है, पर पार्टी सेम है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया है और उसकी जगह पे वहाँ पर अब इस संबंध में न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस संबंध में, एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं यहाँ इस संबंध में रेसेशन किसे कहते हैं। तो जहाँ रेसेशन लिख रहा है वहाँ उसके सामने लिख लीजिए कैंसिलेशन। क्या लिख लीजिए उसके सामने? कैंसिलेशन। यस, कैसे हमने बताया? ए जो है वो कहता है कि वो अपनी कार बी को 10 लाख में बेचने की बात करता है। बी भी कार को 10 लाख में ख़रीदने को तैयार हो गया, पर आगे जाकर ना तो अब ए का मन है कार बेचने का और ना बी का मन रह गया कार खरीदने का। दोनों पार्टीज़ आपस में म्यूचुअली एग्रीमेंट करती हैं, म्यूचुअल एग्री कर लेती हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ऐसे में हम इसे रेसेशन कहते हैं, जिसमें जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो गया और कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऑफकोर्सली एराइज नहीं होगा। इसे हम कहते हैं रेसेशन। अब एक वर्ड और रह गया, रेमिशन। इसके विषय में भी जान लीजिए आप, रेमिशन का मतलब क्या है यहाँ पर इस संबंध में। मैं एक एग्जाम्पल से इसे बताती हूँ। जैसे ए है और बी, यहाँ पर ए और बी इसमें दो पार्टी हैं। हाँ, अब ए ने इस बी को 5 लाख रुपए उधार दे रखे हैं। यहाँ पर ये ए क्रेडिटर है और ये बी हो गया डेब्टर, और इस क्रेडिटर ने इस बी को 5 लाख रुपए, इस क्रेडिटर ने इस बी को 5 लाख रुपए उधार दे रखे हैं। अब यहाँ पर यह जो बी है वो केवल 2 लाख रुपए पे कर रहा है। अब ए जो है वो उस 2 लाख रुपयों को होल अमाउंट के रूप में स्वीकार कर रहा है। ए जो है वो उस 2 लाख रुपयों को होल डेप्ट के रूप में, होल अमाउंट के रूप में ही स्वीकार कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या अब जो ए है वो बचे हुए 3 लाख के लिए मुकदमा फाइल कर सकता है? ऑफकोर्सली नॉट। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर 2 लाख रुपयों को होल डेप्ट के रूप में ही स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो उन 2 लाख रुपयों से ही पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गया है। उसी 2 लाख को उसने अपने होल अमाउंट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। इसे कहते हैं रेमिशन। और यह भी तरीका है जिसके माध्यम से पार्टीज अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से फ्री हो गई हैं, जिसे हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी एक तरीका जानते हैं। यस, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक और तरीका होता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस।
जिसके बारे में आपको याद होगा हम पहले ही बता चुके हैं, जिसके बारे में इस संबंध में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 में बताया गया है, जिसके बारे में यहाँ पर इसमें यह बताया गया है कि अगर इम्पॉसिबिलिटी दो तरह से होगी। पहली इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो कि सेक्शन 56 के पैरा 1 में है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जो कि 56 के पैरा 2 में बताई गई है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी तो बहुत आसान है, किसी ऐसी बात के लिए एग्रीमेंट करना जो अपने आप में परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। और इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है कि अगर ए बी को 10 लाख रुपए देने की बात करता है, क्यों? ताकि बी इस ए के मरे हुए बेटे को दोबारा से जीवित कर दे, ताकि ए इस बी के मरे हुए बेटे को दोबारा जीवित कर दे। तो ऑफकोर्स ये इम्पॉसिबल है, इनिशियल इम्पॉसिबल है। लेकिन सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इस प्रकार की इम्पॉसिबिलिटी होती है जिसमें कई बार पार्टीज जब एग्रीमेंट करती हैं तब तक सब कुछ सही होता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि पार्टीज उसको फुलफिल नहीं कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस पर्पस के लिए पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट करा था वो ऑब्जेक्ट ही फेल हो गया है, या फिर परिस्थितियां बदल गई हैं, उससे संबंधित जो विधि है, जो लॉ है, उसमें कोई चेंज हो गया है, और भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जिनमें उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं रह गया है। हम उसको कहते हैं वहाँ पर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने एक हॉर्स को बेचने के लिए आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा। ए ने हॉर्स को बी को 5 लाख में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करा, लेकिन यहाँ पर वो जो हॉर्स है वो मर चुका है, अब उसको नहीं बेचा जा सकता है। दोनों पार्टीज इस बात को नहीं जानती हैं, तो ये क्या है? ये इम्पॉसिबिलिटी है, वो उसे नहीं बेच सकती हैं, वो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकती हैं। तो यह क्या है? ये एक इम्पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ये इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम भी एक तरीका है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। कैसे, वो समझना। इसमें आप एक वर्ड याद रखना, टाइम बार डेब्ट। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर ए ने 1 जनवरी 2010 को बी को 3 लाख रुपए उधार दिए थे 3 महीनों के लिए। अब जैसे यहाँ पर 3 महीने पूरे हो गए, बी का पेमेंट आ जाना चाहिए था, पर बी ने पेमेंट नहीं करा। ए के पास में क्या राइट होगा? ए के पास में यहाँ पर यह राइट होगा कि वो इस बी के खिलाफ मुकदमा दाखिल करे। जनरल स्पीकिंग, ए के पास कितना समय होगा? लिमिटेशन एक्ट के तहत 3 साल का समय है बी के खिलाफ मुकदमा दाखिल करने का, लेकिन 3 साल के भीतर भी ए ने बी के अगेंस्ट मुकदमा दाखिल नहीं करा है। 2016 आ चुकी है, इसका मतलब उसने मुकदमा दाखिल नहीं करा है। अब यहाँ पर जो ये डेप्ट है वो डेप्ट बन गया है टाइम बार डेप्ट, यानी कि लैप्स ऑफ हो गया है, टाइम के द्वारा लैप्स कर गया है, और इसे कहेंगे हम टाइम बार डेप्ट। अब यहाँ पर ए चाहकर भी अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल नहीं करा सकता है। बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बहुत सिंपल है। इसमें एक एग्जाम्पल हम इसमें भी क्रिएट करते हैं। अगर ए है और वो कहता है कि वो 2010 को बी के लिए एक पेंटिंग बनाएगा, ठीक है, लेकिन ठीक 10 तारीख से ठीक 2 दिन पहले ही ए मर गया है, तो उसके मरने के साथ ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये उसकी पर्सनल स्किल पर बेस है और उनके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन भी यहाँ पर ख़त्म माने जाते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक यह भी तरीका हो सकता है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑन ड्यू डेट होता है, और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि बिफोर डेट होता है, जिसका सेक्शन हम पहले ही बता चुके हैं, सेक्शन 39 है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए है, उसने बी से कहा कि वो उसे अगले महीने की 10 तारीख को बैडमिंटन का खेल दिखाने के लिए अपने साथ में लेकर जाएगा, लेकिन उसने क्या करा? उसने कहा था वो अगले महीने की 10 तारीख को लेकर जाएगा, लेकिन उसने 1 तारीख को ही, 10 तारीख से पहले क्या आई? 1 तारीख को ही उसने मना कर दिया कि वो बी को लेकर नहीं जाएगा।
ए ने क्या कहा, ए ने बी से यहाँ पर यह कहा कि वो बी को 10 अक्टूबर कर लो और क्लियर हो जाएगा। ए ने बी से कहा कि वो बी को 10 अक्टूबर को बैडमिंटन का खेल दिखाने के लिए लेकर जाएगा, लेकिन उस ए ने एक तारीख आने पर ही मना कर दिया। मतलब यह है कि उसने जो डेट इन्होंने फिक्स करी थी उससे ठीक पहले ही उसने मना कर दिया अपनी परफॉर्म करने से, तो इसे कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए ने कहा कि वो कार बी को डिलीवर करेगा 10 लाख में, और इसके लिए इन्होंने तय कर लिया 10 अक्टूबर का दिन, सर्टेन डे फिक्स कर लिया। जब यहाँ पर कार बी को डिलीवर करनी थी 10 तारीख को, कार डिलीवर करने गया ही है बी को, लेकिन बी ने कार को रिसीव करने से मना कर दिया, तो ऑन ड्यू डेट उसने मना कर दिया पैसे डिलीवर करने से ए को। तो यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर यह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो ऑन ड्यू डेट हुआ है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यह भी एक तरीका है उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज हो जाने का। इफेक्ट ऑफ नेगलेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू एफर्ट प्रोमिजर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। एक एग्जाम्पल है, ए जो है वो अपने यहाँ पर बी को हायर करता है, क्यों, ताकि जो बी है वो इस ए के जो मकान है उसको रिपेयर कर सके। अब भाई ए ने बी को तो अपॉइंट कर लिया, बी को हायर कर लिया, बी को बुला लिया, पर उसने बताया ही नहीं बी को कि उसे अपने मकान में कौन सी जगह रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन सी जगह उसे अपना मकान सही करवाना है, कहाँ कहाँ से उसे रिपेयरिंग की आवश्यकता है। इफेक्ट ऑफ नेगलेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिजर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। भाई जो प्रोमिजर है वो अपनी परफॉर्मेंस तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसको प्रोमिसी की तरफ से रीजनेबल फैसिलिटीज भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। मर्जर ऑफ राइट्स बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। ए है, उसके पास में एक ज़मीन है, वो ज़मीन का मालिक है, उसने यह ज़मीन लीज पर बी को दी है, क्लियर है। यहाँ पर ए के राइट कैसा है, ए का ऑफकोर्सली सुपीरियर राइट है, बी का राइट कैसा है, बी का यहाँ पर इंफीरियर राइट है। आगे जाकर जब बी ने इस प्रॉपर्टी को जो उसको लीज पर दी गई थी, आगे जाकर बी ने जो उसको प्रॉपर्टी लीज पर दी गई थी, जब उस प्रॉपर्टी को ही उसने खरीद लिया है, तो यहाँ पर जो उसका इंफीरियर राइट था वो ऑफकोर्सली सुपीरियर राइट में मिक्स हो चुका है, वो ऑफकोर्सली मर्ज हो चुका है, और अब इनके बीच में जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट था उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, वो वहीं पर ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप बी के पास में चला गया है। तो चलिए फिर इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। जहाँ तक संभव कोशिश हो सकी थी बहुत सिंपल से सिंपल वर्ड्स में हमने आपको इसे कंप्लीट करवाया है।